Here is another question of sole trader for O levels and IGCSE accounting. और एग्जामिनर ने आपसे कब कहा था? जून 2017 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 5 कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन. मैं एडजस्टमेंट्स बनाऊंगा. एडजस्टमेंट बनाने के बाद पुट ऑन करूंगा इनकम स्टेटमेंट में और SOFE बना दूंगा आपके सामने. एडजस्ट सारा गेम एडजस्टमेंट्स पे. बंदे का नाम क्या है? बिग नाम है. ईयर एंड जो हो रहा है वो 28 फैब हो रहा है. इसका मतलब साल जो है तुम्हारा 28 फैब को ख़त्म हो रहा है. शुरू कब हो रहा होगा? मेरे ख्याल से मार्च में. तो मार्च से तुम्हारा क्या हो गया? फैब अकाउंटिंग ईयर है. एडजस्टमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिसके पास अपने नोट्स हैं वो नोट्स को ऑन रखे. और एडजस्टमेंट सबसे पहले क्या दी हुई है? इन्वेंट्री दी हुई है. रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट मैंने सबसे पहले क्या किया? यहाँ पर इन्वेंट्री. ये कौन सी इन्वेंट्री दी हुई है? क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है. क्या ट्रीटमेंट होगी? 20,700 जो कि इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के एरिया में जाएगा. बैलेंस शीट यानी SOFE में क्या बन जाएगा? करंट एसेट्स के एरिया में रिकॉर्ड हो जाएगा. हियर इज़ द एडजस्टमेंट नंबर 1 जो कि हमेशा सेम इसी तरह बन रही होगी. इज़ इट ओके? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. मोस्ट वेलकम. एक बच्चा अपने पास कैलकुलेटर भी सब बच्चे ऑन रखेंगे. सेकेंड एडजस्टमेंट यहाँ क्या लिखी हुई है? स्टाफ सैलरी. स्टाफ सैलरी इंक्लूड 8,000 पेड टू बिग. स्टाफ की सैलरी थी. स्टाफ सैलरी कितनी थी आपके पास? 59,700. और ड्राइंग्स कितनी थी? 9,000 कितना था? 500. तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया. क्या मेंशन कर दिया? स्टाफ सैलरीज, क्योंकि सैलरी खुद एक एक्सपेंस है. और उन्होंने क्या बोला? स्टाफ की सैलरी किस में इंक्लूड थी? बिग के अंदर इंक्लूड थी. बिग मालिक है तो मालिक ने क्या विड्रॉ किया है? स्टाफ सैलरी थी. तो स्टाफ सैलरी में से क्या कर दूंगा मैं? स्टाफ सैलरी में इंक्लूड है तो सैलरी में से निकाल दूंगा. और ड्राइंग्स में से क्या कर दूंगा? आपके पास प्लस कर दूंगा. तो दूसरा कॉलम यहाँ पर क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया. ऑफिशियल वैल्यू इनकी कितनी थी? स्टाफ सैलरी की 59,700 और ड्राइंग्स की ऑफिशियल वैल्यू कितनी थी? 9,500. एडजस्टमेंट ने क्या बोला कि स्टाफ सैलरी के अंदर 9,000 रुपये किसके इंक्लूड है? बिग के इंक्लूड है. तो इसका मतलब मालिक जब भी बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो क्या होता है? ड्राइंग्स होती हैं. तो स्टाफ सैलरी में से मैंने 8,000 क्या कर दिया? निकाल दिया. और ड्राइंग्स में क्या कर दिया? प्लस कर दिया. तो टोटल करके बता सकते हैं 59,700 माइनस 8,000 51,700. तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा. इनकम स्टेटमेंट में क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा आपके पास. और यहाँ पर क्या होगा? 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17,500. ये 17,500 कहाँ चला जाएगा? SOFE यानी जो बैलेंस शीट बनाओगे वहाँ पर क्या बनेगा बेटा? ड्राइंग्स के कॉलम में यानी ड्राइंग्स के डिपार्टमेंट में क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड हो जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हियर इज़ द एडजस्टमेंट नंबर 2 जो आपके पास बनी हुई थी, जो हमने बना ली. फिर उसके बाद यहाँ क्या था? 51,500. जो कलरिंग हो रही है ना वो आपकी क्या होगी? फाइनल वैल्यू होगी. वो एडजस्ट होने के बाद आपके पास आई होगी. थर्ड एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ. तो थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोला था? रेंट रिसीवेबल 3,000 वॉज ओइंग. रेंट रिसीवेबल इज़ योर इनकम. तो इसका मतलब 3,000 रुपये की इनकम क्या हो चुकी है? अर्न हो चुकी है, मगर अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई. तो ऊपर जाके देखेंगे रेंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है. मैंने कहा यहाँ पर देख लीजिएगा रेंट रिसीवेबल ये रहा. कितना दिया हुआ है? 15,000. इसका मतलब ये ऑलरेडी इनकम मुझे क्या हो गया है? रिसीव हो चुकी है. तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड कितना था? 15,000 का था. अब रेंट रिसीव 50,000 का था. इसमें ओइंग कितना है? 3,000 है. तो यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस 3,000. तो टोटल कितना आ गया? 18,000. जो कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा? इनकम के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा. और ये जो बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल्स के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा. तो ये एडजस्टमेंट भी आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई. तेज तो नहीं जा रहा. फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस 5,000 वर ओइंग.
जनरल एक्सपेंस ओइंग का मतलब क्या हो गया, इस्तेमाल कर लिया है मगर अब तक पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जनरल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है आपके पास 14,600, 5,000 रुपये क्या है ओइंग है, तो 14 और 5 कितना हो गया 19, तो 19,600 कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। और ये जो 5,000 रुपये है बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ में किस नाम से आ जाएगा, अदर पेबल्स के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये 3,000 इधर हो गए, ये 18,000 इधर हो गए, ये 5,000 ये हो गए और 19,600 ये हो गए। तो इसका मतलब जो कलरिंग में वैल्यू है वो आपकी फ़ाइनल वैल्यू है, वो एडजस्टेबल वैल्यू है। फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड ऑन दी बैंक लोन, बैंक से कर्जा लिया था और कर्जे पे इंटरेस्ट देना था मगर आपने नहीं दिया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, कितना कर्जा था, दिस इज कॉल्ड लोन इंटरेस्ट। कितना कर्जा था आपके पास, 8% बैंक लोन लिया था 60,000 रुपये का, तो 60,000 का 8% कितना होता है, 6 8 जा 32 आई थिंक 48, ओके सॉरी 4800। तो ये कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस हो जाएगा। और लोन कब पे हो रहा है, 2017 में, हम बना कब के ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपके पास इसी साल लोन क्या हो रहा है आपका, रीपे हो रहा है। तो ये कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 60,000 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 4800 हो गया। कर्जे पे कितना इंटरेस्ट पे करना था आपको, कर्जे पे कितना इंटरेस्ट पे करना था, यहाँ देख सकते हो नो इंटरेस्ट। तो इसका मतलब यही चीज़ क्या हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ में किस नाम से आ जाएगा, अदर पेबल्स पे, क्योंकि आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। रिपीट करूं या ओके है, रिपीट कर दूं, 60,000 रुपये का कर्जा था, 60,000 रुपये का 8% कितना होता है भाई 4800। तो 4800 मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, जो कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब जो यही एक्सपेंस मेरे पास, ये कर्जा मुझे पे करना था मगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न की वजह से मैंने पे नहीं कर पाया। तो जब मैं पे नहीं कर पाया तो इसका मतलब मेरे बिजनेस के लिए क्या होगा, ये आपके पास पे, अगर पे कर्जा लिया था तो एक्सपेंस हो गया, और अगर पे नहीं कर पाया तो वो मेरे बिजनेस के लिए क्या ट्रीट हो जाएगा, आपके पास बैलेंस शीट में अदर पेबल्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमें वापस करने हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोली हुई है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड शॉप फिक्सचर्स 8,000 रुपये का परचेज किया, पेमेंट वॉज मेड बाय, आपने पेमेंट किससे ली है, आपने चेक से पेमेंट पे की है। तो जब चेक से पेमेंट पे की है तो किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पर देख लेना भाई, यहाँ आप क्या लिखोगे फिक्सचर्स, और फिक्सचर्स की क्या लिखोगे, फिक्सचर्स की क्या लिखोगे, कॉस्ट लिखोगे। और चेक करो सवाल में फिक्सचर्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है, बता सकते हो, फिक्सचर्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है सवाल में, बता सकता है कोई बच्चा। फिक्सचर्स की कॉस्ट ये रही 24,000 रुपये, लिख दी मैंने 24,000 फिक्सचर्स के बाद दूसरा क्या है, पेमेंट चेक से हुई है। तो आपके पास चेक यानी बैंक कितना दिया हुआ है 20,500 डेबिट, 20,500 डेबिट। तो जब आप इसको सही करोगे तो यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस 8,000 कर दिया, माइनस 8,000 कर दिया। तो 24 और 8 कितना होता है मेरे ख्याल से 32। तो अब फाइनल कॉस्ट कितनी आ गई, 32,000 आ गई, जो कि बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के एरिया में चला जाएगा। और इसको मैंने येलो कलर से क्या कर लिया, और 20,500 में से 8,500 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, कितना बेटा 12,000। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर।
और इधर मैंने क्या कर दिया, इसको स्टार बना दिया ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बोला है। बिल्डिंग पे एड है लीज ऑफ 20 ईयर्स, एप्रोप्रिएट अमाउंट इज चार्ज ऑफ लीज होल्ड। तो ऊपर जाके देख लो लीज होल्ड कितना दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया लीज होल्ड की क्या निकालनी है मुझे, डेप्रिसिएशन निकालनी है। कितने साल की लीज थी, 90,000 डिवाइडेड बाय कितने साल हैं, 20 साल हैं। 90,000 को 20 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया जी बेटा, 90,000 डिवाइड बाय 20 4500। तो ये क्या होगा, इस साल का एक्सपेंस बन जाएगा। एक्यूमुलेटेड कैसे निकालोगे, नई प्लस नई कितनी है ये डेप्रिसिएशन 4,500, पुरानी कितनी दी हुई है 13,500। तो 13 और 14, 14 और 4 कितना हो गया, हाँ 18 नहीं होगा, 18,000 रुपये कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के डब्बे में चली जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कौन सा एसेट था, शॉप फिक्सचर्स का। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, शॉप फिक्सचर्स, और मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया कि भाई ये जो उठाई है हमने कहाँ से उठाई है, ऊपर से उठाई होगी, जो कि कितनी आ रही है आपके पास। आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, 32,000 है। कौन सा मेथड अप्लाई करने का बोला हुआ है, स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट। 32,000 का 15% बताओ कितना होता है, 32,000 का 15% कितना होता है, 4800, जो कि क्या बनेगा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनेगा। और नई कैसे आएगी, नई प्लस, तो नई कितनी आई है 4,800, पुरानी कितनी है बेटा 14,000, 14,000 सही है। 14 और 4 कितना हो गया 18,800 आई थिंक, यही है। तो ये क्या बन जाएगा 18,800, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के एरिया में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जो कलरिंग वाली वैल्यूज़ हैं वो आपकी फ़ाइनल वैल्यूज़ होंगी, जो आपकी अपडेटेड वाली वैल्यूज़ होंगी आप उसी को कंसीडर करोगे। तीसरा आपके पास क्या था, कंप्यूटर आपके पास है, कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो मैंने कहा कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, कौन सा मेथड है, आरबीएम मेथड है। आरबीएम 30% है, तो आरबीएम पे क्या कहता है, कॉस्ट कितनी थी 60,000 लिख दी मैंने, पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी थी 42,000, 60 में से 42 निकाल दो, रिमेनिंग कितना बचेगा 18,000 का 30% निकालो, हेल्प कर सकते हो कितना होगा, 18,000 का 30% कितना, दोबारा चेक कर लो 5400, जो कि इनकम स्टेटमेंट में क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। और एक्यूमुलेटेड मतलब कैसे बनती है, नई कितनी आई थी 5,400, पुरानी कितनी थी 42,000। तो 42 और 5 कितना हो गया 47, 47,400, जो कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के डब्बे में रिकॉर्ड हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट्स। इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट्स बनानी होंगी। इसके बाद अगर मैं आपसे चाहता हूँ कि फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट वो क्या बोली हुई है, ट्रेड रिसीवेबल्स थे जो कि कितने थे 2,500 रुपये, इज़ कंसिडर्ड इरिकवेबल, उनको रिटर्न ऑफ करना है और 5% प्रोविज़न अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लेना भाई, ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है 34,500, जिसमें से 2,500 निकाल दो कितना हो जाएगा, 34,500 में से 2,500 निकाल दो कितना 32,500। कितने परसेंट डाउट है 5%, 32,500 का 5% निकालो कितना होता है, 32,000 का 5% कितना जी बेटा, ओके बेटा थैंक यू। 32,000 का 5% कितना होता है, 32,000 का 5% बेटा 1,600। 32,000 में से 1,600 निकाल दो कितना बचेगा 30,400। तो ये पूरा डब्बा कहाँ जाएगा
बैलेंस शीट यानी एसओएफई के अंदर किस नाम से आ जाएगा, करंट एसेट। और ये जो 2500 रुपीज़ हैं ये कहाँ जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस। और पीएफडीडी कैसे निकालूंगा, इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो नया कितना आया है 1600, पुराना पीएफडीडी कितना दिया हुआ है 1100, 1100 से 1600 हो गया तो कितने से बढ़ गया, इंक्रीज इन पीएफडीडी कितना हो गया 500, और जो कि कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट्स। जो थी मैं वो मैंने बना दी। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इनकम स्टेटमेंट बनाऊँगा। अगर जिस बच्चे को फॉर्मेट याद होगा वो आराम से बना लेगा। हियर इज़ द रिक्वायरमेंट नंबर 1, पार्ट ए क्या बोला है, इनकम स्टेटमेंट। एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा। तो इनकम स्टेटमेंट कहाँ से बनती है, बेसिकली रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है बता सकते हो, 4,10,000। रेवेन्यू के बाद रिटर्न इनवर्ड्स कितना है 15,600। तो 4,10,000 लेस रिटर्न इनवर्ड्स कितना 15,600 माइनस करो कितना हो गया 39,44 सही है। उसके बाद क्या हेडिंग आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें आती हैं भाई। ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, परचेजेस आता है, माइनस परचेज रिटर्न है, प्लस कैरेज इनवर्ड है और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ऐड क्या कर दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ मिलेगी, ये जो डब्बा था इसके ऊपर मिल जाएगी। कहाँ कितनी है ओपनिंग इन्वेंट्री, ये रही 24,050। तो 24,050 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है, परचेजेस। परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिया कितना 2,16,800। तो ऐड 2,16,800। फिर क्या होगा, लेस परचेज रिटर्न किस नाम से है, रिटर्न आउटवर्ड। $9,550। इसके बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड नहीं है, खा जाओ। कैरेज इनवर्ड के बाद क्या आता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 20,700। इन सब को प्लस माइनस करो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है, हेल्प कर दोगे, कितना 2 लाख छोटे से 2,10,600। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करके बताएं कितना आ रहा है, 394400 माइनस 210,600, 183,800। फिर इसके बाद क्या होगा आपके पास, ऐड अदर इनकम। बिग के को और दूसरी जगह से कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो बिग ने बोला कि मेरे पास जो सबसे पहले पैसे आ रहे हैं ना, नई रेंट रिसीवेबल। तो रेंट रिसीवेबल कितना था 18,000। तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, रेंट। आप रेंट से क्यों लिख रहे हो, इसलिए लिख रहा हूँ ये एडजस्टेड वाली वैल्यू थी। रेंट रिसीव के बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इस स्टाफ से नहीं। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट भी नहीं, और पीएफडी भी नहीं। तो और तो कोई बजाय चीज़ नज़र नहीं आई है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया,
18,000 कर दिया, दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया? 183,800 प्लस 18,000, 200 और 1800, 1000, ऐसा 2,01,800 ये था, डन हो गया। उसके बाद क्या आता है? लेस एक्सपेंसेस। ट्रेड रिसीवेबल इज योर करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों लोगे मेरे भाई? इसके बाद क्या था आपके पास? एक्सपेंसेस, लाइन से चलते जाएंगे। एडमिन एक्सपेंस 71,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, छाप दो। एडमिन एक्सपेंस 71,000। एडमिन एक्सपेंस के बाद क्या था? इंश्योरेंस 6,800, उसमें भी कोई मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ क्या हो गया? इंश्योरेंस 6,800। इंश्योरेंस के बाद क्या है? रेंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एज इट इज़ छाप दो। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है? स्टाफ सैलरी, उसमें एडजस्टमेंट थी, तो स्टाफ सैलरी कितनी हो गई थी? 51,000। 51,700। 51,700 के बाद स्टाफ सैलरी के बाद क्या था? एडवर्टाइजिंग 27,500, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। एडवर्टाइजिंग 27,500। एडवर्टाइजिंग के बाद क्या था? जनरल एक्सपेंस, इसमें एडजस्टमेंट थी, कहाँ है? 19,600। जनरल एक्सपेंस 19,600। इसके बाद क्या था? लीज होल्ड की डेप्रिसिएशन, वो भी रेट से होगी। लीज होल्ड डेप्रिसिएशन जो कि कितनी आई थी? 4,500। इसके बाद मोटर व्हीकल की ऑफिस फिक्चर्स की डेप्रिसिएशन, वो कितनी थी? 4,800। शॉप इसके बाद कंप्यूटर 5400। $55,400। इसके बाद इंक्रीज़ इन PFDD कितने से इंक्रीज़ हुआ था? 500 से। सही आपने 55,400 ये बेटा। इसके बाद इररिकवेबल डेब्ट 2,500। इसके बाद आपका लोन इंटरेस्ट, कितना है? 4,800। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है जो मैं लिखना भूल रहा हूँ। डिस्पोजल अकाउंट अगर डेबिट है तो एक्सपेंस है, या उसको हम क्या कहते हैं? लॉस ऑन डिस्पोजल, जो कि कितना है? 6,000। बजाय और तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर लो जल्दी, क्विक। 2,14,000। ये तुम खर्च करते थे, ये तुम क्या कर रहे हो? कमा रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया? जी भाई, नेट लॉस 13,000 लॉस आया कितना? लॉस मेरे ख्याल से आंसर गलत है, चेक कीजिए। लॉस फॉर द ईयर कितना आ रहा है? चेक कीजिए आंसर। 2,01,800 माइनस 2,14,800। पीछे आंसर चेक कीजिए जल्दी से, क्विक।
जितना जो आता है एक्सपेंसेस का टोटल कर लिया आप लोगों ने? सही आ रहा है? पक्की बात है? 13,000 आ रहा है, 13,500 आ रहा है। गौर से देख लो, क्योंकि मुझे यहाँ तक तो ग्रॉस प्रॉफिट तक, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट तक तो सही है। ये वाला लिया था एक्सपेंस, एक्सपेंसेस की वैल्यू देख लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक्सपेंस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप ज़रा अपने एक्सपेंस को देख लीजिए भाई। एक्सपेंसेस का टोटल गलत बता रहे हैं आप लोग। 2,15,000 पक्की बात है, चेक किया आपने? तो आप कह रहे हो कि 2,15,000, तो अब क्या होगा आपके पास? माइनस करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा? 13,500 क्या है आपका? जितना कमाते नहीं हो उतना क्या कर दिया है? खर्च कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉस फॉर द ईयर। अगर लॉस आ जाए तो परेशान होने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है कि लॉस आ सकता है। यहाँ तक क्लियर भाई? कोई सवाल किसी का? फिर इसके बाद अगर हम फर्दर आगे जाते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसी की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अगेन अगर फॉर्मेट याद है तो बना लेंगे। SOFP इसका दूसरा नाम क्या है? बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं इसके अंदर? कितने एसेट्स थे आप लोगों के पास? 1 2 3। सबसे पहले आपने क्या हेडिंग डाल दी? नहीं। सबसे पहले क्या हेडिंग डाल दी? एसेट्स की डाल दी। एसेट्स के बाद किसकी डाल दी? फिर इसके बाद किसकी डाल दी? नॉन करंट एसेट। वो एसेट जो 1 साल से ज़्यादा का अर्सा इस्तेमाल हो। क्वेश्चन में जाके देखो सबसे पहला एसेट कौन सा है आपका? लीज होल्ड। मैंने लिख दिया लीज होल्ड। चलो बिल्डिंग कितनी दी हुई है? 90,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 18,000। तो 90 में से 18,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? जी भाई 72,000। एग्री। अगला एसेट कौन सा था? शॉप फिक्सचर्स। बेसिकली शॉप फिक्सचर था 24,000 का, मगर 8,000 वाला ऐड हो गया तो कितना हो गया? 32,000 हो गया। एक्यूमुलेटेड कैसे आएगी? नई प्लस पुरानी, जो कि कितनी आई है? 18,800। माइनस करने के बाद बताएं कितना हो रहा है? 13,200। अगला एसेट कौन सा है? कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट का मतलब क्या हो गया? कितना है? 47। कॉस्ट कितनी है? 60,000। 47,400 माइनस करने के बाद बताएं कितना आ रहा है? 12,000। मैंने कहा इन तीनों नॉन करंट एसेट को टोटल कर लीजिए। तो इसका मतलब कितने नॉन करंट एसेट है आपके पास? 72,000 प्लस 13,200 प्लस 12,600 कितना बनता है? जी इडियट। 72,000 प्लस 13,200 प्लस 12,600 97,800। ये तुम्हारे पास क्या है? नॉन करंट एसेट्स हैं। फिर इसके बाद किसकी हेडिंग आ जाएगी? करंट एसेट्स में तुम क्या लिखते हो? सबसे पहले तुम क्या लिखते हो? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 20,700। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? इन्वेंट्री 20,700। फिर क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि क्या था? 32,000 का था। यहाँ लिख दिया मैंने 32,000 लेस PFDD, जो कि कितना आया था? 1,600।
32,000 में से 1,600 निकाल दो, कितना बच जाएगा? 31,400। 30,400। फिर इसके बाद क्या हुआ? अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल क्या मिला था? 3,000 रुपये क्या थे? रेंट के फॉर्म में थे। फिर इसके बाद क्या हो गया? बैंक डेबिट जो कि एडजस्ट हुआ था, कितना हुआ था? 12,500। इन सबको प्लस करो तो आपके पास कितना आ रहा है करंट एसेट? 20,700 प्लस 30,400 प्लस 13,000 प्लस 12,500 कितना आ रहा है? 66। दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 164,400। ये वाला क्वेश्चन पहले 40 मार्क्स का आता था भाई। यहां तक हो गया। इसके बाद क्या आएगा? इक्विटी एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले आपने किसकी हेडिंग डाल दी? इक्विटी। फिर किसकी डाल दी? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना था? सॉरी, शेयर कैपिटल क्यों लिख दिया? ओपनिंग कैपिटल कितना था? 100,000। प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था? तो जब लॉस हुआ है तो क्या करोगे? लेस लॉस लॉस फॉर द ईयर कितना है आपके पास? लॉस फॉर द ईयर कितना है? 13,500। इसके बाद क्या थी? लेस ड्राइंग्स जो कि कितनी है आपके पास? 17,500। इन सबको प्लस माइनस करो, फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। लिखो क्या आ रहा है? 10, 20, 30, 31,000। लाख में से 31 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 69 हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी तो इसमें अब बचा नहीं होगा क्योंकि वो इस साल लोन पे हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले तुमने क्या लिख लिया? बैंक लोन जो कि कितना दिया हुआ था तुम्हारे पास? बैंक लोन तुम्हारे पास कितना दिया हुआ था? 60,000 का था। तो कितने परसेंट उसके हवाले से था? 8% था। तो यहाँ तुमने मेंशन कर दिया 60,000। ट्रेड पेबल था तुम्हारे पास, ट्रेड पेबल ये रहा 25,600। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं था तो क्या था तुम्हारे पास? अदर पेबल क्या है तुम्हारे पास? एक तो ये 5,000 रुपये ये थे, और लोन इंटरेस्ट के थे, वो कितने थे? 4,800। तो 2 अदर पेबल थे। एक आपके पास कौन सा था? 5,000 और दूसरा 4,800। टोटल कितना हो गया? 9,800। टोटल कर लो कितना हो गया? 95,400। दोनों को टोटल कर लो। ये तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल, ये तुम्हारी करंट लायबिलिटी, विच इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड 164,400। ये देख लो, आपके पास
ये और ये क्या होने चाहिए थे, मैच होने चाहिए थे। इसको आप कहते हो सोल ट्रेडर बेटा।